ईपीएफओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईपीएफओ से रिलेटेड सारे वीडियो जो है उसकी लिंक दी गई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, सारे के सारे वीडियो हमारे फ्री थे, फ्री हैं, फ्री रहेंगे हमेशा। ईपीएफओ का एक क्रैश कोर्स भी चल रहा है, आप चाहे तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। जो ईपीएफओ की पीडीएफ होंगी वो पेड ग्रुप वालों को ही मिलेंगी। क्रैश कोर्स में पीडीएफ भी मिलेगी, कंप्लीट गाइडेंस भी मिलेगा, पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, सारे डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9669606608 पे कॉल कर सकते हैं। बाकी यूपीएससी के और प्लस ईपीएफओ के पेड कोर्सेज हमारे चलते रहते हैं। इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करके रखिएगा हमको। देखिए, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से यूट्यूब में जुड़े हैं तो प्लीज हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम वाला जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम वाला चैनल और प्लस इंस्टाग्राम वाला पेज, ये इंस्टाग्राम के पेज की लिंक है, studyforcivil.services है ये। ठीक है, इसमें हम लगातार यहाँ पे ये जो होता है इस पे आप टैप करेंगे तो स्टोरी के फॉर्म में करंट अफेयर देते रहते हैं, प्लस और बहुत इंपॉर्टेंट जीके जीएस की करंट अफेयर की पिक देते रहते हैं। इसके बाद ये हाईलाइट जो है इनको जरूर फॉलो करते रहिए, यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, प्लस और भी कई सारी पोस्ट होती रहती है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, ये वाला फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन जो है पिक वाला अपडेट सब हम यहीं पे देते हैं। ये हमारे दोनों कॉलिंग नंबर है, आप इस पे कॉल करके अगर चाहे तो पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, सब यहीं पे मिलेगा आपको फ्री। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर 7838692618। ये क्विज वाला ग्रुप है भैया, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, इसमें डेली क्विज कराते हैं हम आपके लिए। ठीक है, टॉप 50 की क्विज होती है, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी ईपीएफओ प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें फुल लेंथ जो हमारा टेस्ट है 5th नंबर का, उसको यहां पर डिस्कस करेंगे और कंप्लीट करेंगे। और सबसे पहले पार्ट ए देखेंगे जो जनरल इंग्लिश से रिलेटेड है आपका, और पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक एंड मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, तो लिखा हुआ है सेंटेंस आपका, द कल्प्रिट शुड नॉट बी अलाउड टू फिल इन द ब्लैंक्स इजिली। ठीक है, तो ये आपका गेट अवे होगा। क्या होगा? गेट अवे होगा, जो सी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को यहां पर फिल करना है और बताना है कि जो भी है आपका मेक अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो द पुलिस फिल इन द ब्लैंक्स हेलमेट ले ऑन द टेबल। ठीक है, तो ये क्या होगा? द पुलिस ऑफिसर्स हेलमेट ले ऑन द टेबल। बिल्कुल ठीक है, डी होगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आइटम दिया गया है अ वाइल्ड गूस चेस और उसका मीनिंग बताना है हमको, और ये आपका यूजलेस सर्च होता है। ठीक है ना, इसका जो आंसर होगा ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं उसमें से सेम वन को हमको आइडेंटिफाई करना है। तो अ स्पीच मेड टू वन सेल्फ। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि जो सॉलिलोक्वियो लिखा हुआ है वही इसका आंसर होगा, ए जो लिखा हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। इसमें आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो द प्लेयर was declared run out as he failed to complete the run। तो इसमें आप देखेंगे कि the player was declared, जो ये पार्ट है आपका वही जो है आपका क्या है, ग्रामेटिकल एरर वाला पोर्शन है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को सब्स्टिट्यूट करना है, और अगर किसी तरीके की सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड वहां पर फिल करना, हमको पिक करना ऑप्शन में से। ठीक है, तो दे कुडंट फाइंड what they wanted and decide to look elsewhere। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे तो decided to look होना चाहिए, है ना, तो डी होगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। select word which means the same as the group of words given who believes others easily and can be cheated। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो गुलिबल होता है। क्या होगा? गुलिबल होता है इसका, और बी में दिया गया है वही इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो सेंटेंस के ऐसे सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना है जहां पर ग्रामेटिकल एरर दिया हुआ है गिवन ऑप्शंस में से। तो इफ दे सेड नथिंग शी कुड सेंस देयर डिसअप्रूवल ऑफ हर सजेशन। तो इसमें आप देखेंगे कि इफ दे सेड नथिंग, यही जो है आपका पार्ट जो है जहां पर ग्रामेटिकल एरर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सिनोनिम बताना है हमको अरोमा का। ठीक है ना, तो अरोमा का सेंट से मतलब होता है, आप लोगों को पता है, इसका आंसर आपका डी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें आपको सिनोनिम बताना है कंफ्यूजन का। ठीक है, कंफ्यूजन का क्या बताना है? सिनोनिम बताना है हमको। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो आपका मडल होगा इसमें। ठीक है, कंफ्यूजन का मडल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें आइडेंटिफाई करना है उस सेगमेंट को सेंटेंस में से जहां पर ग्रामेटिकल एरर हो। ठीक है, गिवन ऑप्शंस में से। तो इन द इवनिंग ही लाइक्स टू रीड बुक्स एंड आर्टिकल्स दैट हैव नथिंग टू डू ऑफ हिज वर्ड। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि डू ऑफ हिज वर्क, है ना, ये जो है आपका
यही जो एरिया है आपका सेगमेंट जो है वहां पर ग्रामेटिकल एरर है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को देखना है, कमिटी की स्पेलिंग यहां पर बतानी है हमको जो करेक्ट हो, तो COMMITT होती है इसकी स्पेलिंग, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें भी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को हमको देखना है। एनिवर्सरी की जो है स्पेलिंग यहां पर सही बताना है, तो देखिए ANNIVERSARY, एनिवर्सरी, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, बी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें डिलीशियस जो है आपका वर्ड है, उसका जो है आपका एंटोनिम बताना है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर तो क्या होगा, इसका जो हो जाएगा आपका इंसिपिड होगा, जो आपका ए में दिया गया है, इसका मतलब फीका होता है आपका, ठीक है ना। तो 14 का आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमको सब्स्टिट्यूट करना है, जो आपका अंडरलाइन सेगमेंट है, और अगर किसी तरीके के सब्स्टिट्यूशन की वहां पर आवश्यकता नहीं है तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन को पिक करना है। तो द स्टडी found that men who were married lived longer than those who were not, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि किसी भी तरीके की सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर एंटोनम से रिलेटेड है, एडेप्ट लिखा गया है, एडेप्ट लिखा गया, उसका एंटोनम हमको यहां पर बताना है, तो ये आपका इनेप्ट होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक एंड मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो द कस्टमर्स फिल इन द ब्लैंक्स, the company with complaints against the price increases, है ना, प्राइस इंक्रीज है आपका, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो आपका फ्लडेड, मतलब द कस्टमर्स फ्लडेड द कंपनी विथ कंप्लेंट्स, ठीक है ना। बहुत सारी जैसे मतलब क्या है इसका, कि शिकायतों की बाढ़ आ गई, अगेंस्ट द प्राइस इंक्रीज, तो इसका आंसर आपका सी फ्लडेड हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और इसमें जो है आपको जो आइटम दिया गया है उसकी मीनिंग बताना है, बी एट योर विट्स एंड, है ना। तो इसमें आप देखेंगे कि बी ओवरवेल्म्ड बोला जाता है विद प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को सब्स्टिट्यूट करना है, बिल्कुल सेम वैसा ही है कि सब्स्टिट्यूट करना है वहां पर जो अंडरलाइन सेगमेंट है सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए। अगर किसी तरीके के सब्स्टिट्यूशन की आवश्यकता नहीं है तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड को हमको पिक करना है ऑप्शंस में। तो यहां पर जो लिखा गया, वी फाउंड आउट दैट आवर कंपिटिटर्स वर सेलिंग अ सिमिलर प्रोडक्ट ऑन अ मच हायर प्राइस, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि एट अ मच हायर प्राइस, यहां जो है ये है आपका सेगमेंट, ठीक है। डी जो है आपका आंसर हो जाएगा यहां पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और यहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना है, खाली स्थान पर जो फिल इन द ब्लैंक है, और वहां पर मेक अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस करना है हमको, ग्रामेटिकली करेक्ट करना है। तो द पैसेंजर्स फिल इन द ब्लैंक लेफ्ट पेरिस एयरपोर्ट एट 6, अराइव्ड इन रोम एन आवर लेटर, है ना। तो यहां पर जो हो जाएगा आपका हु, द पैसेंजर्स हु लेफ्ट पेरिस एयरपोर्ट एट 6 अराइव्ड इन रोम एन आवर लेटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम लोग, और इस पार्ट में जो पहला क्वेश्चन है इसमें ये पूछा जा रहा है कि अ स्टूडेंट फाइंड्स द एवरेज ऑफ 10 two-digit numbers while copying numbers. By mistake he writes one number with its digits interchanged, as a result of that his answer is 3.6, less than the correct answer. The difference of the digits of the number in which he made mistake is, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये मिक्सचर से रिलेटेड है कि मिक्सचर 1 दिया है, इसमें कंटेन करता है वो मिक्सचर आपका 20% वाटर, और जो मिक्सचर 2 है वो आपका 35% वाटर कंटेन करता है। 10 parts from the first mixture and 4 parts from the second mixture are taken and put in a new glass. What is the percentage of water in the new mixture of glass? ठीक है। तो ये आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए इन क्वेश्चंस की, ठीक है ना। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो 24:2/7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बी में दिया गया है इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जा रहा है कि कोई एग्जाम होती है, उसमें 2500 स्टूडेंट्स जो है अपेयर होते हैं एग्जामिनेशंस में, और उनमें से 35% जो स्टूडेंट्स होते हैं फेल हो जाते हैं एक सब्जेक्ट में। फिर वही वेन डायग्राम, एक को बना लीजिए, दूसरे को बना लीजिए, फिर जो आपका इंटरसेक्शन वाला पार्ट है उसको आप यहां रख लीजिए, और टोटल को 100 मान लीजिए। बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। और 42% इन अदर सब्जेक्ट एंड 15% जो है आपके स्टूडेंट फेल होते हैं बोथ सब्जेक्ट्स में, इंटरसेक्शन वाला पार्ट। हाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन आइदर ऑफ द
2 सब्जेक्ट्स बट नॉट इन बोथ। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 1175 है, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें पूछा जा रहा है कि सैलरी जो है रवि और सुमित की, वो उनका रेशो कितना है, 2/3 है। अगर सैलरी दोनों में से, दोनों की जो इंक्रीज होती है कितनी, 4 के बोल रहे हैं, 4000, तो नया रेशो जो है आपका 40/57 हो जाता है। तो भैया बताइए सुमित की सैलरी कितनी है? तो सुमित की सैलरी इसमें जो निकलेगी 38,000 निकलेगी। कितनी निकलेगी? 38,000 निकलेगी। ठीक है ना, तो आपका आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें दो ट्रेन जो है 121 मीटर और 99 मीटर की इन लेंथ रिस्पेक्टिवली आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही हैं, वन एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड अदर जो है, दूसरी जो है एट द रेट ऑफ 32 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू बी कंप्लीटली क्लियर ऑफ ईच अदर फ्रॉम द मोमेंट दे मीट, है ना, टाइम पूछ रहे हैं वो आपका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 11 सेकंड हो जाएगा। कितना? 11 सेकंड हो जाएगा, जो डी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर पाइप्स के बारे में बता रहे हैं कि दो पाइप है आपके पी एंड क्यू, कैन फिल द टैंक इन 24 मिनट्स एंड 32 मिनट्स respectively. Both pipes are open together. To have the tank full in 18 minutes, after how many minutes the pipe P must be closed? ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो 10.5 मिनट होगा, 10.5 मिनट्स, जो डी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, XP is to XQ is to जो आपका XR है is equal to 1, then P क्यूब प्लस Q क्यूब और प्लस R क्यूब कितने के इक्वल होगा? तो इसका जो आपका आंसर होगा वो 3PQR होगा। क्या होगा? 3PQR होगा, जो आपका डी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है, n is the smallest number which when added to the 2000 makes the resulting number divisible by 12, 16, 18 and 21, then the n is। ठीक है, तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका 16 आएगा। इसका आंसर आपका डी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि ऑन सेलिंग an article for rupees 104, the loss is 20% more than the loss incurred on selling it for rupees 115. If the article is sold for rupees 132, then the profit percentage is, है ना, प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है हमको। 100 मान के आप सॉल्व किया करिए सारे के सारे जितने परसेंटेज के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, और ये आपका आंसर हो जाएगा 20। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है, इससे पूछा जा रहा है जो लेंथ है, ठीक है ना, लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 51 and 21 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ ईच ऑफ द अदर टू साइड्स इज 39 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ ट्रेपेजियम? ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 1296 हो जाएगा, 1296 हो जाएगा, जो बी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 7 इंडियन and 4 अमेरिकन फिनिश अ जॉब इन 6 days, 7 अफ्रीकन and 3 अमेरिकन फिनिश द सेम जॉब इन 8 days। ठीक है ना, टाइम एंड वर्क वाला है। तो द एफिशिएंसी ऑफ ईच पर्सन ऑफ अ पर्टिकुलर नेशनैलिटी इज द सेम बट डिफरेंट फ्रॉम अदर, 1 इंडियन, 1 अमेरिकन एंड 1 अफ्रीकन विल कंप्लीट द वर्क इन। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा वो 4 days होगा, जो कि सी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बी इज 8 years ओल्डर देन ए एंड 8 years यंगर देन सी, 12 years hence the respective ratio of the ratio जो दिया गया है age of A and C will be 5:9, 5:9 हो जाएगा। What is the sum of present age of A, B and C? तो ये जब आप निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 48 years। कितना आ जाएगा? 48 years, जो आपका C में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे पूछा जा रहा है कि if the average of 13 distinct integer is 58, maximum how much numbers can be greater than 58? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, जो डी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे पूछा जा रहा है वाटर फ्लो एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप हैविंग इट्स डायमीटर 5 मिलीमीटर, हाउ मच टाइम इट टेक टू फिल अ कॉनिकल वेसल whose diameter of base 40 and depth 24 सेंटीमीटर। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 51 मिनट 12 सेकंड हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें कॉनिकल वेसल है whose इंटरनल बेस जो उसका रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर, हाइट उसकी 30 सेंटीमीटर है, इज फुल ऑफ अ लिक्विड, द एंटायर लिक्विड ऑफ द वेसल इज एम्प्टीड into a cylindrical vessel with internal radius 10 centimeter, the height in centimeter to which the liquid rises in the cylindrical vessel is।
ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 22.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसमें पूछा जा रहा है कि अ मैन बोरोज 2000 रुपीज एट 10% CI कंपाउंड इंटरेस्ट, at the end every year he pays rupees 1000 back. How much amount should he pay at the end of the third year to clear all his debt? ठीक है ना, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो 352 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर फिर सेकंड ईयर से आपका कंपाउंड भी लगने लगता है ना, तो वो भी परसेंटेज हम काउंट करके ऐड करते हैं, तो 352 इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है द टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन अ टाउन इज 70,000 इफ द नंबर ऑफ मेल्स इन इंक्रीज बाय 6% एंड दैट ऑफ द फीमेल्स इज इंक्रीज बाय 4%, देन द टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द town would become 73,520. What is the difference between the number of males and females in the town in the beginning? तो पहले जो शुरुआत में कितना डिफरेंस रहा होगा, तो ये आपका 2000 आएगा इसका आंसर जो सी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें x is to 6 minus 5 12y और डॉट 6 है इज इक्वल टू x2 प्लस ay2 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट में x4 माइनस bx 2y2 प्लस cy4 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b माइनस c, है ना। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको आप जब दोनों में रिलेशन जो है स्थापित करके और उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसका जो आंसर आपका निकलेगा वो क्या निकलेगा, 38 का माइनस 80 जो सी में दिया गया है। देखिए यहां पर रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस को इसीलिए सॉल्व नहीं कराया जा रहा है क्योंकि आप लोग अपने तरीके से उसको आप लोगों ने सॉल्व कर रखा होगा, सबके अपने तरीके होते हैं। मैं बार बार बोलता हूं कि इन क्वेश्चंस में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, टाइम कंस्ट्रेंट होता, आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल सिंपल लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां पर। ठीक है, इसका आंसर आपका सी का माइनस 80 होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन क्रिकेट लीग इन फर्स्ट राउंड एवरी टीम प्लेज अ मैच विथ एवरी अदर टीम, 9 टीम्स पार्टिसिपेटेड इन द क्रिकेट लीग, हाउ मेनी मैचेस वर प्लेड इन द फर्स्ट राउंड, है ना। प्रोबेबिलिटी और ये सब जो आप लोग पढ़ते होंगे, तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा 39 का, वो आपका क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, है ना। जो टोटल जो है मैचेस होंगे यहां पर खेले जाएंगे फर्स्ट राउंड में, तो वो 36 होंगे। ठीक है, तो आपका 39 का बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें किसी दराज में 4 सफेद मोजे, 3 नीले, 5 ग्रे मोजे रखे हुए, इस दराज में से 2 मोजे बेतरतीब ढंग से उठाए गए हैं, है ना, रैंडमली मतलब रैंडम उठाए गए हैं, तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट बोथ द सॉक्स आर ऑफ सेम कलर, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है इसमें हमको, तो इसमें जो आप निकालेंगे तो 19/66 आएगा जो डी में दिया गया है यहां पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन में कि माय ब्रदर इज 562 डेज एल्डर देन मी एंड माय सिस्टर इज 75 वीक्स एल्डर देन माय ब्रदर, इफ माय सिस्टर वाज बोर्न ऑन ट्यूसडे देन ऑन विच डे आई वाज बोर्न, है ना। तो इसको काउंट करके आप निकालेंगे तो थर्सडे निकलेगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा जा रहा है अ स्कूल हैज 21 प्लेयर्स इन बास्केटबॉल टीम, 26 प्लेयर्स इन हॉकी टीम, 29 प्लेयर्स इन फुटबॉल टीम। ठीक है, ये ग्रुप जो है आपका एथलेटिक टीम का है। अगर 14 जो है उसमें से प्लेयर्स वो खेलते हैं हॉकी और बास्केटबॉल, 12 जो है फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, 15 जो है हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 8 जो है तीनों खेल खेलते हैं, देन हाउ मैनी ओनली प्ले फुटबॉल। ठीक है, फिर उसी तरीके से आप जो है इस तरीके से सर्कल बना के और जो इंटरसेक्शन है उसको जब आप रखेंगे तो आप इजीली जो है उसको काउंट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 10 निकलेगा जो तीनों खेल खेलेंगे आपके, है ना। 8 प्ले ऑल 3 गेम्स, देन हाउ मेनी ओनली प्ले फुटबॉल, तो ओनली जो प्लेयर्स हैं जो केवल फुटबॉल खेल खेलते हैं वो आपके 10 लोग होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसे पूछा जा रहा है जो सीक्वेंस है आपका 4 है, 18 है, देन 48 है, देन 100 है, फिर ये क्वेश्चन मार्क है, देन 294 है, देन आपका 448 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो सीरीज का ये मिसिंग नंबर यहां पर है वो क्या आएगा आपका 180 आएगा। क्या आएगा 180 आएगा, तो इसका आंसर आपका सी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली इन द गिवन इक्वेशन, 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913, 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, इसमें जो है आपको वैल्यू बताना है x और y की, तो जब आप x और y की वैल्यू निकालेंगे तो 3 and 2 निकलेगी जो आपका b में दिया गया है, b में दिया गया है। ठीक है ना,
इसमें हम ऑप्शन से भी जा सकते हैं और सॉल्व करके भी जा सकते हैं, ठीक है। जहां आप जो है अपने टाइम को बिल्कुल मैनेज कर सके उस टेक्निक से जो है आपको यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ क्लॉक स्टार्ट्स रनिंग एट 12 नून, द आवरली नीडल विल स्पिन एट 5 to 10 मिनट्स, ठीक है। तो इसमें बताना है हमको कि 5:10 पर घंटे की सुई का जो आपका अंश जो है ना, कोण मान लीजिए, तो कितना घूम जाएगी वो, अगर वो एक घड़ी जो है दोपहर में 12 बजे चलना शुरू होती है तो उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो इसका जब आंसर आप काउंट करेंगे तो इसमें जो निकलेगा 1450 निकलेगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो आपका पूछा जा रहा है कि आवरली वाली जो आपकी नीडल है वो कितने अंश घूम जाएगी, तो ये जो होगा आपका वो क्या होगा, 1550 होगा, है ना, डिग्री जो है वो रोटेट कर जाएगी। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना, सी होगा 1550, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इससे पूछा जा रहा है स्टेटमेंट देके कि कौन सा जो है आपका करेक्ट है। तो पहला ये कि आईआईटी मद्रास जो है हैव क्लेम टू डेवलप अ न्यू टेक्नोलॉजी टू ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द एयर, जो पहला स्टेटमेंट है आपका, ठीक है। तो ये जो है आपका ये गलत है, पहला स्टेटमेंट जो है आपका हमको ट्रू बताना है। दूसरा ये दिस टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन हाइड्रोफोबिसिटी, है ना, हाइड्रोफोबिसिटी, तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। इसका जो आंसर होगा आपका ओनली 2B हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट को पिक करना है। पहला ये कि जो डीआरडीओ है हैज रिसेंटली मेड अ सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो पहला वाला जो है आपका ये क्या है, आपका सही स्टेटमेंट है, हमको इनकरेक्ट बताना है ना, तो ये सही है, तो आंसर में आएगा नहीं हमारे। और जो दूसरा स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है, क्वांटम कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी विच इज एन एग्जांपल ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, तो ये आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, और गलत ही बताना था, तो ओनली 2, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें पूछा जा रहा है स्टेटमेंट देके कि बताना है कि कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है। पहला ये कि इसरो जो है उसने रिसेंटली मेड एक रिकॉर्ड, मतलब एक रिकॉर्ड बनाया फॉर कैरिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इन अ सिंगल मिशन, ठीक है, पहला जो स्टेटमेंट है आपका, ठीक है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है आपका वो गलत है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है आपका कि द रॉकेट कैरीड एंड डिप्लॉयड 143 स्पेसक्राफ्ट इनटू देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स सक्सेसफुल, तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो आपका बिल्कुल ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है, बिल्कुल सही वाला हमको यहां पर बताना था, तो ओनली सेकंड, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है कौन सा करेक्ट है। तो पहला ये एसटीपीआई जो है आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, ठीक है। दूसरा ये कि इट इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ इंक्यूबेशन इकोसिस्टम इन द कंट्री इन अ ईयर बाय सेटिंग अप 21st सेंचुरी सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस, मतलब 21 जो है आपके सेंटर्स ऐसे केंद्र बनाए जाएंगे जो एक्सलेंस वाले होंगे, ताकि जो पूरा इकोसिस्टम है इसको क्या किया जा सके, वहां पर सेटअप किया जा सके, है ना, एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करके जो है पूरे के पूरे जो है इकोसिस्टम को वहां पर डेवलप किया जा सके इंक्यूबेशन का, तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, इसका आंसर आपका ओनली 2B हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें स्टेटमेंट देके पूछा गया कि कौन सा करेक्ट है। तो पहला ये कि जो इसरो है हैज प्रपोज्ड टू लॉन्च इट्स वीनस मिशन बाय द ईयर 2025, जो पहला दिया गया है स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा ये इंग्लिश कंपनी जो CNES है ना, विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द अबव मिशन, तो ये गलत है आपका, जो दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है। तीसरा जो स्टेटमेंट है करेक्ट बताना है हमको कि इंडिया एंड फ्रांस आर वर्किंग टुगेदर ऑन इसरोज ह्यूमन स्पेस मिशन, जो आपका गगनयान है, दैट एम्स टू सेंड 3 इंडियंस टू स्पेस बाय 2022, तो 1 and 3 ओनली इसका हो जाएगा आंसर, जो आपका सी में दिया गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें स्टेटमेंट देके पूछा गया है कि इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है। तो जो पहला है लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ टाइम, तो भैया ये टाइम की तो होती नहीं है ना, किसकी होती है, दूरी की होती है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया, ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया। दूसरा ये अ पार्सेक इज न्यूमेरिकली लेस देन अ लाइट ईयर, तो भैया सबसे बड़ी इकाई है, ये भी गलत हो गया। द लोएस्ट अटेनेबल टेम्परेचर इज
0 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी गलत है। तो तीनों के तीनों आपके स्टेटमेंट गलत हैं और इनकरेक्ट ही पूछा था, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है कौन सा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट और करेक्ट ध्यान से एग्जाम देने चाहिए तो वहां पर इसको हाईलाइट कर लीजिए कि नॉट तो नहीं लगा कहीं, है ना, कि बनते हुए भी जो हमारे क्वेश्चन है इतनी मेहनत लगी हुई होती है आप लोगों की, तो वहां पर उसका नुकसान नहीं होना चाहिए हमको, ठीक है ना। तो कॉस्मिक रेज डू नॉट कॉज ओजोन लेयर डिप्लीशन, जो पहला स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है ये गलत है आपका, ठीक है ना। दूसरा ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एग्जिस्ट एट इवन लोएस्ट अटेनेबल टेम्परेचर, बिल्कुल ठीक है ये आपका, ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट सही है आपका, सही वाले को आप एलिमिनेट कर दीजिए तो वैसे भी आंसर मिल जाएगा आपको, जो कि आपका सी में दिया गया है। तीसरा ये द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ, तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है आपका गलत है, दूसरा बस आपका सही है, तो इनकरेक्ट पूछा था इसलिए आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और बताना इनकरेक्ट कौन सा है। तो पहला ये कि सल्फर डाइऑक्साइड इज लेस हार्मफुल देन कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, जो पहला आपका यहां पर स्टेटमेंट दिया गया तो गलत है। दूसरा ये कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज एयर पॉल्यूशन, ठीक है ना, जो दूसरा आपका लिखा गया है यहां पर, क्या जो आपका स्टेटमेंट लिखा गया है। अब ये देखिए ये क्या करती है आपकी, ये आपका उस तरीके से इसको मत लीजिएगा कॉन्क्रीट, है ना, इसको ऐसे समझिए ग्रीन हाउस गैसेस में तो आएगी तो उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट तो है, पर एयर पॉल्यूशन में उसका इतना ज्यादा नहीं है। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड आप देखते होंगे, है ना, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन वगैरह आप लोगों ने जो पढ़ा होगा एनवायरमेंट पे। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा ये हीमोग्लोबिन हैज लेस एफिनिटी टुवर्ड्स कार्बन मोनोऑक्साइड देन ऑक्सीजन, तो ऐसा नहीं है भैया, ये भी गलत है आपका, है ना। वो वहीं पर तो जाके जो है जो आपका हीमोग्लोबिन के अणु है वहीं पे तो ऋणात्मक जो है अपना प्रभाव डालती है, तभी फिर वहां पर बेहोशी छाने लगती है जहां पर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके रॉन्ग है और रॉन्ग ही पूछा था इसलिए ऑल हो जाएगा जो आपका डी में दिया गया है, तीनों गलत हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है करेक्ट कौन सा है। तो पहला ये आइसोप्रीन जो है इज अ नेचुरल पॉलीमर ऑफ रबर, जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है, आइसोप्रीन है जो आपका क्या होता है, नेचुरल पॉलीमर होता है रबर का। दूसरा ये जिंक जो आपका फॉस्फाइड है इज यूज्ड एज अ रैट किलर, बिल्कुल ठीक बात है, जिंक जो आपका फॉस्फाइड है वो चूहे मारने के लिए जो है यूज किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड जो है इज नोन एज हॉर्न सिल्वर, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है आपके और सही ही बताना था, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है कौन सा करेक्ट है, उसको हमको बताना है। यहां पर व्हाइट जो आपकी ब्लड सेल्स हैं WBC आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो, ठीक है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू कंटैमिनेटेड, जो आपका ग्राउंड वाटर होता है किसके द्वारा कंटैमिनेशन होता है वहां पर, नाइट्रेट के द्वारा, ठीक है ना। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम इसलिए बोलते हैं कि शरीर जो है वो ब्लू दिखाई देने लग जाता है, ठीक है ना। तो मिथेमेग्लोबिनुरिया भी आप लोगों ने सुना होगा, है ना, तो वो भी इसी से रिलेटेड है। तो ब्लू बेबी जो सिंड्रोम है आपका, है ना, इज कॉज्ड ड्यू टू कंटैमिनेशन नाइट्रेट, कंटैमिनेशन इन ग्राउंड वाटर। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका, देखिए यहां पर जो दूसरा स्टेटमेंट है आपका वो क्या है आपका, बिल्कुल ट्रू है, पहला भी आपका ट्रू है ना। थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे हम लोग, ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट, तो बिल्कुल गलत है ये आपका, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट ओनली 1 और 2, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें स्टेटमेंट देके पूछा गया है इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है। तो हीलियम गैस इज यूज्ड टू इन्फ्लेट द टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स, ठीक है, जो पहला स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया है कि हीलियम का यूज होता है इन्फ्लेट करने के लिए किसको, टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट, बिल्कुल गलत है, जो पहला स्टेटमेंट है। दूसरा जो है नाइट्रोजन गैस इज यूज्ड टू इन्फ्लेट द बलून्स, ये भी गलत है। एलिफेंट इज नोन एज द फार्मर्स फ्रेंड, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं और गलत ही पूछा गया था, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, इसका आंसर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और फिर उसमें से हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को पिक करना है। तो इसमें इनकरेक्ट पिक करना, पहला जो स्टेटमेंट है कि फ्रांस इज द कंट्री दैट हैज डिलीवर्ड द राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट टू इंडिया, ये बहुत ज्यादा राफेल न्यूज में था इसलिए ये क्वेश्चन यहां पर फ्रेम किया गया है। पहला स्टेटमेंट जो है आपका वो ट्रू है, ट्रू है और हमको क्या देखना है, इनकरेक्ट को पिक करना है, ठीक है ना। आंसर जो है हमको देना जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को पिक करके देना है। तो पहला वाला तो सही हो गया, इसको एलिमिनेट कर दीजिए तो वैसे भी आंसर मिल गया आपको जो कि बी में दिया गया है, ठीक है। मायोपिया रेफर्स टू द फार साइटनेस जो है आपका, उससे रिलेटेड बता रहे हैं, बिल्कुल उल्टा लिखा है। मायोपिया कैन बी करेक्टेड यूजिंग कॉन्वेक्स लेंसेज, तो दोनों गलत है यहां पर स्टेटमेंट, 2 और 3 हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट पूछा था इसलिए आंसर बी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
और इसमें स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है कौन सा गलत है, उसको पिक करना है। पहला ये एपिकल्चर जो है एसोसिएटेड है विथ सिल्क वोम रेयरिंग, सिल्क वोम रेयरिंग, ठीक है, तो इनकरेक्ट को पिक करना है, तो ये आपका गलत है ना, मधुमक्खी पालन से रिलेटेड है वो आपका। और इन रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, तो ये भी आपका जो दूसरा स्टेटमेंट लिखा गया है ये भी गलत है आपका। तीसरा ये कॉलेरा जो है आपका इज एन एयरबॉर्न डिसीज, तो तीनों के तीनों गलत हैं और गलत ही पूछा गया था, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हमको करेक्ट स्टेटमेंट्स को पिक करना है। तो पहला ये हाइड्रोजन जो है आपका मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है इन द यूनिवर्स, जो पहला स्टेटमेंट है आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि इन द सन हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू हीलियम थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन, बिल्कुल ठीक बात है, फ्यूजन है, ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तीसरा ये ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, क्रस्ट की बात कर रहे हैं, अर्थ के क्रस्ट की, भूपर्पटी की बात कर रहे हैं क्रस्ट की, तो उसमें अगर बाय मास देखा जाए तो ऑक्सीजन जो है मोस्ट अबंडेंट है, लेकिन यूनिवर्स की बात करें तो हाइड्रोजन जो है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक है, सही पूछा गया था, ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है कि कौन सा आपका स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट है इसमें लिखा गया है कि द पर्सन जो है कोई भी व्यक्ति AB ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर्स, ठीक है, तो ये आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका कैसा है, गलत है। दूसरा ये द पर्सन हैविंग O ब्लड ग्रुप्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है, तो दोनों उल्टा लिखा हुआ है, गलत लिखा गया, बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग और इसका आंसर आपका नाइदर 1 नॉर 2 हो जाएगा। जो डी में लिखा गया है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपका, ठीक है, सार्वभौमिक जो प्रदाता होते हैं और जो आपके यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं, तो A B दोनों है उसमें, तो वो तो आपके एक्सेप्टर हो जाएंगे ना, ठीक है ना, और O जो होता है आपका डोनर होता है, तो ये आप देख जाइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो पहला ये द लंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, जो पहला स्टेटमेंट लिखा गया है इनकरेक्ट बताना है, तो ये पहला गलत है आपका। दूसरा जो स्टेटमेंट है इसमें लिखा है किडनीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, दूसरा भी गलत है। तीसरा ये लीवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है आपके वो गलत है और गलत ही बताना था हमको, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा जो कि डी में दिया गया है। इनकरेक्ट इसमें भी बताना था और जो है ऊपर वाले में करेक्ट बताना था, तो कोई भी करेक्ट नहीं था, तो इसमें इनकरेक्ट बताना था, तीनों आपके इनकरेक्ट है, इसलिए आंसर आपका डी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। देखिए जहां पर नॉट लगा रहता है वहां पर थोड़ा गलती की गुंजाइश बढ़ जाती है, तो आप एग्जाम हॉल में इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। एक दो क्वेश्चन भी हमसे क्यों गलत हो जो आते हुए, उसके पीछे कितनी समय की मेहनत लगी हुई होती है ना, और उसमें सिर्फ हमारा व्यक्तिगत संघर्ष नहीं होता, हमारे पेरेंट्स का, हमारे करीबी रिश्तेदारों का, मतलब बहुत सारे लोगों का होता है, ठीक है ना, जो हमें अपना मानते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में और पूछा जा रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, वो पिक करना है। पहला ये कि द ह्यूमिड एयर इज लेस डेंस देन द हॉट एयर, है ना, जो पहला लिखा गया है स्टेटमेंट इसमें, ठीक है ना, इनकरेक्ट पिक करना। और दूसरा क्या लिखा गया है कि जो वेलोसिटी होती है साउंड की इन ह्यूमिड एयर इज ग्रेटर देन दैट इन हॉट एयर, ठीक है, तो इसमें जब आप देखेंगे तो इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, तो दोनों के दोनों आपके सही हैं और इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, तो नाइदर 1 नॉर 2 हो जाएगा, दोनों आपके स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका डी होगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो पहला ये द फाइबर्स कैन बी इंक्लूडेड इन डाइट, बिल्कुल ठीक बात है। फाइबर्स को क्यों, डाइजेशन के लिए, केवल वो जो है डाइजेशन को ठीक रखने के लिए बोलते हैं ना, फाइबर दलिया वगैरह खाना चाहिए, मखाने खाना चाहिए, ठीक है, तो द फाइबर्स हैज रिच न्यूट्रिशनल वैल्यूज, तो ये न्यूट्रिशनल वैल्यूज नहीं होती है इसमें, ठीक है, ये सिर्फ रेशे होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो आपका पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, दूसरा जो है आपका गलत है और इनकरेक्ट हमको ऑप्शन को पिक करना है, तो ओनली सेकंड, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है करेक्ट कौन सा ऑप्शन है। पहला ये जो आपका फाइलेरिया आपने सुना होगा इज वन ऑफ द डिजीज हुज वेक्टर इज मॉस्किटो, ठीक है, कौन सा मॉस्किटो होता है ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट लिखा गया है, जो ये डिसीज होती है इसका वेक्टर आपका मॉस्किटो होता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये फॉर द अबव रीजन इट इज कंसीडर्ड अ वायरल डिसीज, तो ये गलत है आपका, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, इसका आंसर आपका ओनली 1 ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें जो स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है इनकरेक्ट कौन सा ऑप्शन है। पहला ये द एंथर एंड फिलामेंट आर इंक्लूडेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, तो ये गलत है आपका, पहला जो है आपका स्टेटमेंट। दूसरा जो है आपका द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आर इंक्लूडेड इन द मेल रिप्रोडक्टिव
पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स, तो उल्टा लिखा गया है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके गलत है और गलत ही पूछा गया है, तो बोथ इसका आंसर हो जाएगा जो कि सी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज लॉन्च्ड बाय गूगल फॉर चैटिंग। चैटिंग के लिए कौन सी जो है आपकी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है गूगल ने, ठीक है। तो ये आपका ILLO है। क्या है? ILLO है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है द हॉरिजॉन्टल लाइंस सीन एट द बॉटम ऑफ MS वर्ड आर कॉल्ड। उनको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो उनको बोला जाता है स्टेटस बार, जो सी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द नेम गिवन बाय द कंप्यूटर टू अ न्यूली क्रिएटेड फोल्डर, ठीक है। क्या बोला जाता है उसको, ठीक है। तो इसको आप बोलते हैं न्यू फोल्डर। बिल्कुल सिंपल है, ए हो जाएगा इसका आंसर। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है हाउ मेनी टोटल रोज आर देयर इन MS Excel। MS Excel में टोटल जो है रोज कितनी होती हैं, तो ये आपकी 65536 है, ठीक है ना। 65536 है। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है Microsoft.net जो है ये क्या है आपका, ठीक है। तो ये आपका क्लोज्ड सोर्स है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर PMRPY जो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना है, उसको कब लॉन्च किया गया था, है ना। EPF फंड वगैरह में जो है वो कंट्रीब्यूट करती है सरकार वहां पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मुहैया कराए कोई भी फर्म, है ना। तो इसलिए था ये आपका। तो इसका जो लॉन्चिंग का ईयर है और डेट है ये याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। ये 9 अगस्त 2016 है, ठीक है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कंसीडर करना है हमको स्टेटमेंट को विथ रेफरेंस टू ILO, जो आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कन्वेंशन है उसके संदर्भ में, और बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट बताना है हम लोगों को, यहां पर इनकरेक्ट हमको पिक करना है यहां पर। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि ILO का जो कन्वेंशन 138 है, कन्वेंशंस ऑन द मिनिमम एज फॉर एडमिशन टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ईयर 1973, बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट, गलत पूछा है जबकि ये सही है। दूसरा ये ILO का जो आपका कन्वेंशन 182 है, कन्वेंशंस ऑन द वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर ऑफ द ईयर 1999। तो दोनों जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है और गलत पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा? नन हो जाएगा, क्योंकि कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें VV गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ब्रिंग्स आउट विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर पब्लिकेशंस। कौन कौन से जो है उनके रेगुलर पब्लिकेशंस है बताना है। ये नोएडा में है, आप लोगों को पता होगा। तो इसमें जो पहला लिखा गया है लेबर एंड डेवलपमेंट, दूसरा जो है आपका अवार्ड्स डाइजेस्ट, फिर उसके बाद श्रम विधान हिंदी में, इंद्रधनुष, और उसके बाद चाइल्ड होप। तो सारे के सारे जो है उनके रेगुलर पब्लिकेशंस हैं। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज ऑब्जर्व्ड ऑन। किस दिन मनाया जाता है वर्ष में? तो वो आपका क्या है? 12 जून। 12 जून है, ए इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसमें पूछा जा रहा है इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है, एनुअली जो मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 1 मई। 1 मई ए में दिया गया है, इसका आंसर आपका ए होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जा रहा है द अमाउंट सेट असाइड फॉर रिडीमिंग द डिबेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज टर्म्ड एज, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है? तो ये आपका क्या है? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व होता है। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कौन से SDGs के अंतर्गत इसको बताया गया है? तो ये जो है आपका गोल नंबर 8 है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो आपका इंटरेस्ट है ऑन लोन टेकन बाय अ पार्टनर इज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, किसके अंतर्गत इसको रखा जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका क्रेडिट है ना, अ पार्टनर इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन जो है आपका टेकन बाय अ पार्टनर इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो इरेडिकेशन है ऑफ चाइल्ड लेबर इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। तो ये जो है आपका वो टारगेट जो है आपका 8.7 के अंतर्गत है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है प्रोटेक्ट लेबर राइट्स एंड प्रमोट सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरमेंट्स ऑफ ऑल वर्कर्स इंक्लूडिंग माइग्रेंट वर्कर्स
particularly women migrants, and those in जो आपके प्रिकैरियस एम्प्लॉयमेंट है रिलेटेड टू विच ऑफ द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, तो ये जो है आपका किसके अंतर्गत आता है ना, यूनाइटेड नेशंस के, उसके बारे में बताना। तो ये टारगेट 8.8 है आपका। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल ईयर ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर बाय यूनाइटेड नेशंस। तो ये जो है आपका जो एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर है ना, वो आपका वर्ष के रूप में जो यूएन ने घोषित किया है वो 2021 को किया है। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इंटरनेशनल ईयर घोषित किया है यूएन ने, डिक्लेयर किया है किस लिए, द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, है ना। तो वो किस ईयर को किया है, 2021 को, 2021 को। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें पूछा जा रहा है जो NIMI है आपका, नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, इज फंक्शनिंग एज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आता है, NIMI। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप जो है आपका MSDE, उसके अंतर्गत आता है न्यू। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें पूछा जा रहा है जो गुरुपद स्वामी है ना, गुरुपद स्वामी जो आपकी कमेटी है वो किस इशू से रिलेटेड है, किस इशू से रिलेटेड थी जिसको फॉर्म किया गया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये है, ये चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है और बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया है। ये आपका गुरुपद स्वामी जो कमेटी है वो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। 1979 में इसको फॉर्म किया गया था। ठीक है ना, स्टैट्यूटरी कमेटी है ये आपकी, एनालाइज करने के लिए और रिसर्च करने के लिए जो इश्यूज रिलेटेड थे आपके चाइल्ड लेबर से संदर्भित थे भारत में। गुरुपद स्वामी कमेटी चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है स्टेटमेंट, हमको पढ़ के यहां पर देख के बताना है कि कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स है। पहला ये ई लेखा जो है इज एन ई गवर्नेंस इनिशिएटिव ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, पहला जो स्टेटमेंट लिखा गया है यहां पर। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो स्टेटमेंट है जो सीजीए के बारे में बता रहे हैं, द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। ठीक है, तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो आपका गलत है क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये आपका आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत नहीं आता। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ओनली 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इससे पूछा जा रहा है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफ्टी, वेलफेयर एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन माइंस आर मेंशन्ड अंडर, किस के अंतर्गत इसको मेंशन किया गया है, तो यूनियन लिस्ट के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना, वो आप देखिए यूनियन लिस्ट आर्टिकल 246 के साथ मिला के पढ़ेंगे आप, एंट्री 55 उसके अंतर्गत इसमें दिया गया है ना। ठीक है, तो इसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इससे पूछा जा रहा है रेसिप्ट जो होती है और पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ, रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ, किसकी समरी होती है वो आपकी। ठीक है, तो ये आपकी समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस होता है। ठीक है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है नॉर्मल प्रॉफिट फॉर गुडविल वैल्यूएशन इज कैलकुलेटेड। ठीक है, तो ये जो आपका किया जाता है बाय डिडक्टिंग एबनॉर्मल गेन्स एंड द एडिशनल एबनॉर्मल लॉसेस। ठीक है, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, 87 का सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें पूछा जा रहा है कि संगीता और अंकिता जो है आर पार्टनर्स इन अ फर्म। संगीता की जो कैपिटल है वो 70,000 है, अंकिता जी की जो कैपिटल है 50,000 है, फर्म की जो प्रॉफिट है वो 60,000 है। तो अंकिता का शेयर जो है वहां पर अंकिता जी का शेयर प्रॉफिट के रूप में कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जब आप आंसर निकालेंगे तो ये जो है आपका फर्म का प्रॉफिट अगर 60,000 है, ठीक है ना, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दिया नहीं गया है इसमें, इसका मतलब ये है जो प्रॉफिट है वो शेयर किया जाएगा इक्वली बाय पार्टनर, इसलिए अंकिता जी का भी शेयर यहां पर 30,000 ही होगा। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है रिमनरेशन जो होता है आपका, रिमनरेशन इज पेड टू पार्टनर्स ओनली इफ द फिल इन द ब्लैंक्स अलाउड इट टू बी पेड। ठीक है, तो इसमें जब आप देखेंगे तो इसका आंसर आपका पार्टनरशिप डीड आएगा। ठीक है ना, पार्टनरशिप डीड ही अलाउ करेगा इट टू बी पेड, इट टू बी पेड, भुगतान की करने की अनुमति देता है जो आपका पार्टनरशिप डीड होता है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन वाइंडिंग अप इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है उसको। ठीक है, तो ये आपका रिवर्स रिजर्व
सॉरी रिजर्व, रिजर्व है ना, जो रिजर्व जैसे रिजर्व रेशियो वगैरह पढ़ते होंगे तो वैसे ये रिजर्व कैपिटल है, तो रिजर्व कैपिटल को बोला जाता है। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है भारत का जो विधि आयोग है आपका, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, मैकाले जी के टाइम से बना हुआ है ये आपका, ठीक है ना, 1833 के एक्ट के बाद से। तो इसके बारे में यहां पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा है वो ट्रू है, उसको हमको यहां पर पिक करना है। तो जो पहला हमारा यहां पर स्टेटमेंट है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, ये यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स जो लिखा गया है, ठीक है। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए जो 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, है ना। अभी जो है आपका क्या किया है, उसने अप्रूव किया है, ठीक है ना। तो दूसरा जो है आपका स्टेटमेंट वो भी ठीक है। तीसरा, ये इट्स मेजर फंक्शन इज टू वर्क फॉर लीगल रिफॉर्म्स। तो देखिए ये क्या करती है कि ये जो हमारे यहाँ कानून है उसकी समीक्षा करती है ना, कि किस तरीके के जो कानून है अभी भी प्रासंगिक है, किसमें जो है अभी सुधार की आवश्यकता है, किसको जो है वहां से हटाया जाना चाहिए, किस तरीके के सुधार, तो उस तरीके का काम करती है, लीगल रिफॉर्म का काम नहीं करती, इसका मेन काम ये नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो आपका है स्टेटमेंट, रिपोर्ट वगैरह भी आती रहती है, तो तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है आपका। लास्ट वन ये है, द कमीशन इज एस्टैब्लिश्ड फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर एंड वर्क्स एज एन एडवाइजरी बॉडी, बिल्कुल ठीक है, टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो 1, 2 एंड 4 इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें पूछा जा रहा है कि स्टेटमेंट देके कि कौन से स्टेटमेंट जो है आपके करेक्ट है इन रेफरेंस टू माइनॉरिटीज इन इंडिया। तो पहला जो स्टेटमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंड द टर्म माइनॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन एंड लैंग्वेज ओनली, जो पहला स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है, तो ये जो है आपका पहला स्टेटमेंट ये गलत है। पहली चीज तो ये कि हमारे संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित ही नहीं किया गया है, ठीक है ना। वो 29-30 में उनसे रिलेटेड आपके राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स, लेकिन कहीं पर भी माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया गया, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, ये नो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हैज बीन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टिल डेट, ठीक है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है आपका वो सही है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है ना। अब देखिए एक बात याद रखिएगा कि यहां पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी लिखा है इसलिए गलत है। वैसे रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज को नोटिफाइड किया है हमारी गवर्नमेंट ने, जिसमें आप 6 रिलीजियस जो आपके माइनॉरिटी कम्युनिटीज को देखते हैं। एक आपके मुस्लिम्स हैं, उसके बाद आपके सिख्स हैं, है ना, उसके बाद क्रिश्चियंस हैं, फिर बुद्धिस्ट हैं आपके, और जैन हैं आपके, और पारसीज हैं, है ना। 6 को जो है रिलीजियस माइनॉरिटी है, ना कि लिंग्विस्टिक, ठीक है। तो ये आपका दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, कोई भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को अभी तक नोटिफाई नहीं किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, इसका आंसर आपका 2 ओनली हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिक्लेयरिंग अ रीजन एज अ ट्राइबल एरिया। कौन करेगा? राष्ट्रपति जी करेंगे, ठीक है ना। तो पहला जो स्टेटमेंट है, डेमोक्रेटिक डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, ये प्रिजर्व एंड प्रमोट डिस्टिंक्ट कल्चर ऑफ द रीजन, यही सबसे बड़ा आपका क्या है, इसका कारण है, सैलेड बाउल प्रिंसिपल। तीसरा जो है, प्रोटेक्ट एग्रेरियन राइट्स इंक्लूडिंग राइट्स ऑन लैंड, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद इनहैंस ट्रांसफर ऑफ फंड्स फॉर स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। तो देखिए चारों के चारों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ट्रू हैं और इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, जो कि सी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें कंसीडर करना है हमको स्टेटमेंट्स को और बताना है कौन सा करेक्ट है, किसके रेफरेंस में, डॉक्ट्रिन ऑफ इसेंशियलिटी के रिगार्डिंग देखना है हमको। तो पहला ये कि इट protects only such religious practices that are essential and integral to a religion, पहला वाला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा ये, the doctrine has been provided under the right to religion under the constitution, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये जो है आपका सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अंतर्गत इसको बताया गया था। शिरूर मठ आपका केस है 1954 का, ठीक है ना, 1954 का एक केस है आपका शिरूर मठ, उसमें जो है 7 जजेस की जो बेंचेस थी, है ना, उन्होंने ये वहां पर बताया था डॉक्ट्रिन ऑफ इसेंशियलिटी को, ठीक है ना। तो ये आपका दूसरा जो है स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला बस सही है, ओनली 1, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन में जो आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, आर्टिकल 129215 आप लोगों ने देखा होगा, तो उसके संदर्भ में जो है हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ठीक है। तो पहला ये कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट रेफर्स टू द विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट,
जो पहला स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल गलत है। पहला जो आपका लिखा गया है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आप देखेंगे तो उसमें किस तरीके के एक्ट्स को जो है इंक्लूड किया गया है, जैसे स्कैंडलाइज करना कोर्ट को, है ना, प्रीजुडाइस का है, अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के बारे में इंटरफेयर कर रहे हैं, मतलब कुल मिला के उनकी जो अपनी कार्यवाही है न्यायालय की, उसमें एक तरीके से बाधा डाल रहे हैं, ठीक है ना। सिविल कंटेम्प्ट की बात करेंगे तो इसमें जो है विलफुल डिसओबीडियंस आता है ऑफ एन ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट, ठीक है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, ये सिविल कंटेम्प्ट इंक्लूड्स एनी एक्ट्स, इसमें तीनों आपके रीजन बता दिए हैं, स्कैंडलाइज करना कोर्ट को, प्रीजुडिशियस एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, और इंटरफेरेंस जो है विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी अदर मैनर। तो दोनों उल्टा लिखा गया है ना, जहां पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट लिखा गया वो सिविल कंटेम्प्ट के बारे में बता रहे हैं, जहां पर सिविल कंटेम्प्ट लिखा गया वहां पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट के बारे में बता रहे हैं। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, और इसमें सही पूछा गया था, इसलिए इसका आंसर आपका नन हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है, ठीक है ना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो एक्ट 1971 का है, उसमें ये सब चीजों को डिफाइन किया गया है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एमसीसी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, आदर्श जो आपके आचार संहिता है, उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, और इनकरेक्ट को हमको यहां पर पिक करना है। तो पहला ये कि एमसीसी जो है वो आपका इनफोर्सिएबल नहीं है किसी भी लॉ के द्वारा, जो पहला स्टेटमेंट आपका लिखा गया है। तो भैया पहला जो है किसी लॉ के द्वारा, तो इसको जो है वो लागू करने योग्य नहीं है, मतलब कानून के द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू करने योग्य नहीं है, और पूछ रहा है क्या कि गलत बताना है। तो अब बताइए आप, तो ये जो आपका पहला स्टेटमेंट है वो आपका बिल्कुल ठीक है ना, गलत पूछा जा रहा है तो ये तो आपका ठीक है, क्योंकि ये आपका इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन के दौरान जो है इसको जारी करती है, बिल्कुल ठीक है। तो जो आपका पहला स्टेटमेंट सही है, इनकरेक्ट बताना है हमको। दूसरा, ये एमसीसी जो है ऑपरेशनल फ्रॉम द डेट दैट द इलेक्शन शेड्यूल is announced till the date that results are announced, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा, ये कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इज द सेट ऑफ गाइडलाइंस issued by the election commission for the conduct of political parties and candidates during election। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं, इनकरेक्ट पूछा है, तो भैया इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों आपके सही हैं और इनकरेक्ट पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति जी के ऊपर जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसके संदर्भ में से स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इंपीचमेंट वर्ड सिर्फ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए है ना, ये जो है आपके जजेस के लिए यूज नहीं होता, हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में उसको यूज करते हैं, ठीक है ना। वो रिमूवल ऑफ जजेस, रिमूवल प्रोसेस बोली जाती है जजेस की, ठीक है ना। तो इसमें जो है बताना है हमको, ठीक है ना, कि भारत के राष्ट्रपति जी के महाभियोग की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है। तो पहला, ये इंपीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो ये तो बिल्कुल ठीक है आपका। दूसरा, ये दीज चार्जेस शुड बी साइंड बाय 1/4 मेंबर्स ऑफ द हाउस एंड अ 14 days प्रायर नोटिस शुड बी गिवन टू द प्रेसिडेंट, बिल्कुल ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। आर्टिकल 61 ही है आपका, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे तो, और इसका आंसर आपका बोथ हो जाएगा, दोनों के दोनों करेक्ट है, करेक्ट ही बताना था हमको, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद, और इसका ग्राउंड क्या है, केवल जो आप ग्राउंड देखेंगे तो उसमें वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना, तो ये जो है आपका सी, इसका आंसर बोथ हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईटीपीबीएस जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम है, उसके बारे में यहां पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा ट्रू है। ट्रू स्टेटमेंट्स को हमको, ट्रू जो स्टेटमेंट्स हैं उनको यहां पर हमको पिक करना है। तो जो पहला है आपका कि इट इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ एनआईसी जो हमारा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है। उसके बाद जो दूसरा है कि ईटीपीबीएस जो है ये आपका द सर्विस वोटर्स वर सेंट पोस्टल बैलेट्स इलेक्ट्रॉनिकली इन अ वन वे टू सेव प्रोसेसिंग टाइम, रिसोर्स एंड अवॉइड ह्यूमन एरर्स, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, और इसका जो आपका आंसर हो जाएगा आपका वो डी हो जाएगा, दोनों के दोनों आपके बिल्कुल ठीक हैं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इस क्वेश्चन में यहां पर स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका वो रॉन्ग है। तो जो पहला स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है कि द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हैज नॉट बीन डिफाइंड और मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए गलत बताना है, ये बिल्कुल सही है कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट टर्म है इसको कहीं डिफाइन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन, पहला सही है, और गलत बताना है हमको, तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए आप।
फर्स्ट को, ठीक है ना, क्योंकि ये सही है आपका और गलत बताना है हमको। अब होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट कैन बिकम अ ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये जो है आपका, आप देखिए इसमें हमको क्या बताना है। देखिए पहले स्टेटमेंट में यहां पर ध्यान से देखने की जरूरत है कि दो चीजें लिखी है, डिफाइंड और मेंशन्ड भी लिखा है। तो मेंशन तो है आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, है ना, जहां पर डिस्क्वालिफिकेशन की बात आती है तो वहां लाभ के पद की बात आती है, लेकिन डिफाइन नहीं किया गया, सिर्फ ये टर्म यूज की गई, तो मेंशन किया गया है। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है आपका, देखिए कि डिफाइंड और मेंशन्ड लिखा है ना, तो डिफाइन नहीं किया गया लेकिन मेंशन है, ये याद रखिएगा आप, लेकिन गलत पूछा गया है तो पहला जो है आपका गलत होगा, क्योंकि मेंशन्ड और डिफाइंड, ठीक है, दोनों चीजों को यहां पर यूज किया गया है, तो पहला जो आपका स्टेटमेंट है वो गलत है इसलिए, ठीक है। इसके बाद मेंशन किया गया है वो, है ना, ये याद रखिएगा। दो चीजें हैं इसमें, एक तो इसको परिभाषित नहीं किया गया है भारतीय संविधान में लाभ के पद को, लेकिन संविधान में उल्लिखित है ना, उल्लेख किया गया है उसका, ठीक है। तो डिफाइन के कारण ये आपका गलत हो गया, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा जो स्टेटमेंट है यहां पर, इसमें लिखा गया होल्डिंग यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, उसके अंतर्गत फिर जो है डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है ना, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में जो भी मेंबर्स हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये तो आपका जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है, दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है आपका, और पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर लिख दिया गया कि परिभाषित और उल्लेखित, जबकि उल्लिखित है वो आपका लेकिन परिभाषित नहीं है, ठीक है ना, इसलिए पहला गलत हो गया, दूसरा सही है। तीसरा ये, भारत में लाभ का पद धारण करने के लिए किसी भी विधायक को अयोग्य नहीं ठहराया गया है, तो ये जो तीसरा आपका लिखा गया है ये भी गलत है आपका। आप देखेंगे तो 102 जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए है, और 191 जब आप देखेंगे तो वो किसके लिए है, आपके स्टेट लेजिस्लेचर, जो आपके किनके लिए है, जो आपके विधायकों के लिए है, ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे कि यहां पर जो पहले जो लिखा गया है कि अभी तक किसी भी विधायक को अयोग्य नहीं ठहराया गया, तो ये आपका गलत है, ठीक है ना, इसमें कई बार इश्यूज उठते रहते हैं। तो पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है आपका, दूसरा बस आपका स्टेटमेंट सही है, गलत पूछा था इसलिए 1 और 3 ओनली, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तिभागा आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका आंदोलन है, मूवमेंट है आपका, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री बिल्कुल लास्ट की है और बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला पार्ट मॉडर्न का। तो तिभागा मूवमेंट के बारे में हमको करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो पिक करके बताना है। यहां पर पहला ये, द स्टोम सेंटर ऑफ द मूवमेंट वाज ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये बिल्कुल गलत है आपका, ठीक है ना, ये नॉर्थ बंगाल वाला पार्ट है, ठीक है ना, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा ये, देयर वाज मास स्ट्रगल टू इंप्लीमेंट द फ्लड कमीशंस recommendation of Tibhaga is that 2/3 share to share croppers instead of 1/2 share, बिल्कुल ठीक बात है, यही इसीलिए तिभागा भी बोला जाता है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ट्रू है। ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ओनली 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें पूछा जा रहा है जो वुड्स डिस्पैच है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है इसको, तो 1854 के बारे में जो आपकी ये वुड्स डिस्पैच था उसके बारे में स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है, कौन सा ट्रू है। तो पहला जो स्टेटमेंट है, इट आस्क्ड द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एजुकेशन ऑफ द मासेस, जो पहला स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया है, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है आपका पहला स्टेटमेंट, सही बताना है हमको। दूसरा जो है, इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज एज वेल एज एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है ना, जो दूसरा स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया है। तो देखिए क्या है कि यहां पर रिकमेंड किया गया था इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज के लिए, ठीक है, लेकिन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए इन्होंने रिकमेंड किया था वर्नाकुलर, है ना, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं आपकी, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के लिए, है ना, इन्होंने जो है वहां पर प्रमोट करने की बात की थी कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वर्नाकुलर लैंग्वेज में दिया जाए, और इन्होंने ये भी स्ट्रेस डाला था कि फीमेल और वोकेशनल एजुकेशन के लिए भी बात किया था इन्होंने। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका यहां से गलत हो गया क्योंकि इंग्लिश ही लिखा है केवल। तीसरा ये, इट फेल टू एड्रेस फीमेल एंड वोकेशनल एजुकेशन, तो इन्होंने किया था इसको एड्रेस, तीसरा भी गलत हो गया। लास्ट वन जो है आपका, लास्ट वन जो स्टेटमेंट है, इट रिकमेंडेड अ सिस्टम ऑफ ग्रांट इन एड टू इनकरेज प्राइवेट एंटरप्राइज, तो फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है आपका वो ट्रू है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और इसमें पूछा जा रहा है भगत सिंह जी और उनके जो साथी थे उन्होंने क्रांति की गुंजाइश और परिभाषा को कैसे फिर से परिभाषित किया, मतलब जो उनके कॉमरेड्स थे और भगत सिंह जी थे उन्होंने रीडिफाइन किया द स्कोप एंड डेफिनेशन ऑफ द रिवॉल्यूशन, तो उसके बारे में स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है। तो पहला ये, रिवॉल्यूशन वाज नो लॉन्गर
इक्वेटेड विथ मियर मिलिटेंस और वायलेंस, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये, इट मीन्ट दैट द प्रेजेंट ऑर्डर ऑफ थिंग्स विच वॉज बेस्ड ऑन मैनिफेस्ट इनजस्टिस मस्ट चेंज, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। तीसरा जो स्टेटमेंट है कि इट मस्ट गो बियॉन्ड द ओवरथ्रो ऑफ इंपीरियलिज्म एंड वर्क फॉर अ न्यू सोशलिस्ट ऑर्डर, मतलब एक नए समाजवादी जो है एक व्यवस्था बनाने के लिए, सोशल ऑर्डर बनाने के लिए जो है इन्होंने जोर डाला। और किस तरीके से कि साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंक के, है ना, उखाड़ कर फेंक दे और उसकी जगह फिर है सोशलिस्ट ऑर्डर के थ्रू एक स्टेट का एस्टैब्लिशमेंट किया जाना चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट स्टेटमेंट है, इट केप्ट क्वाइट अबाउट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, तो इन्होंने स्ट्रेस डाला था, जबकि लास्ट स्टेटमेंट गलत है आपका, कि इट स्ट्रेस्ड ऑन फ्रीइंग पीपल फ्रॉम द मेंटल बॉन्डेज ऑफ रिलीजन एंड सुपरस्टिशन। इसीलिए इन्होंने लिखा भी है, जो ऐसे आप लोग देखते हैं व्हाई आई एम एन एथीस्ट, उसमें उन्होंने लिखा है कि ऐसे अगर जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जैसे कि छूना नहीं, छुआछूत है ना, महिलाओं के साथ जो आपकी ऐसी रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं जिनके कारण उनका शोषण होता था, तो वो बोलते हैं कि अगर ऐसी चीजें जो है वो ईश्वर से रिलेटेड है, ऐसी चीजों को मानने वाले लोग जो है बोलते हैं कि ईश्वरीय चीजें हैं ये, तो मैं इसलिए क्या हूं, नास्तिक हूं, ये उसका एसेंस है पूरे ऐसे का। उसको हम गलत कंटेक्स्ट में ले जाते हैं कि भगवान को नहीं मानते, उनके पूरे ऐसे को पढ़ने लायक है, उसके बाद उनकी आइडियोलॉजी को समझने की कोशिश किया जाना चाहिए। भगत सिंह जी जो है बहुत बड़े स्कॉलर भी थे, बहुत स्टूडियस थे वो, है ना। जिस दिन उनको फांसी होनी थी उस दिन भी वो पढ़ ही रहे थे किताब, ठीक है ना, जिस दिन वो शहीद हुए हैं, ठीक है। चलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, 1 2 3 इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला ये कि द फर्स्ट नॉन इंडियन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम लिखा गया है, ये फाउंडर हैं आपके, जबकि जो पहले आपके अध्यक्ष हैं जो आपके अंग्रेज थे वो जॉर्ज यूले थे, है ना। 1888 वाला सेशन है आपका, इलाहाबाद में होता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, तो फाउंडर है आपके, है ना, इनका आइडिया था, ठीक है ना। बिसाइड्स एनी बेसेंट एंड सरोजिनी नायडू, जो आपके नीली सेन गुप्ता है, वाज द ओनली लेडी टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी बिफोर 1947, ठीक है। तो हमको करेक्ट बताना है इसमें आंसर जो है आपका, वो क्या बताना है, करेक्ट वन को पिक करना है, तो दूसरा बिल्कुल ठीक है, ओनली बी, ओनली टू, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें जो है एक तरफ आपका दिया गया है कांग्रेस के सेशन, और एक तरफ ये लिखा गया है कि कौन से रेजोल्यूशन को पास किया गया है, तो उसको हमको करेक्टली मैच करना है ना, बताना है कि कौन सा जो पेयर है करेक्टली मैच्ड है। तो पहला लिखा गया है 1908 का सेशन, और इसमें लिखते हैं अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर कांग्रेस, है ना। तो आप देखेंगे कि ये जो है आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये 1931 कराची सेशन है, ये आपका अ रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, ये भी ठीक है। तीसरा जो है 1945 का रेजोल्यूशन ऑन लैंडलॉर्डिज्म, तो ये तीनों के तीनों जो है करेक्टली मैच्ड हैं आपके, और इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, 1 2 3 ऑल डी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला ये, एनएम लोखंडे इस्टैब्लिश्ड बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन एंड इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन इन 1931, जो पहला स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है। तो देखिए पहला जो आपका स्टेटमेंट है वो आपका गलत हो गया, ठीक है ना, करेक्ट बताना है हमको। आप देखेंगे कि जो इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन है वो जो उनके फाउंडर के बारे में आप पढ़ेंगे तो वो एनएम जोशी हैं आपके, ठीक है, एनएम जोशी हैं आपके, ठीक है, 1931 बट वॉज डिसॉल्व्ड इन 1940, ठीक है। तो ये जो है आपका पहला स्टेटमेंट जो है आपका इसलिए गलत हो गया। दूसरा ये है इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन वाज लेटर डिसॉल्व्ड इन 1940, बिल्कुल ठीक है ये आपका। ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज द राइट, इसका आंसर आपका ओनली सेकंड बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इससे पूछा जा रहा है ओल्ड गारंटी सिस्टम जो है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वो किससे संदर्भित है, ये बताना है हमको यहाँ पर। तो जो पहला लिखा गया है यहाँ पर स्टेटमेंट, assurance given by the British government to retain old cultural system while introducing western education, बिल्कुल गलत है। देखिए इसमें क्या किया गया था, भारत में जो रेलवे नेटवर्क बनाना था उसके लिए जो प्राइवेट कंपनीज थी उनको कुछ प्रिविलेज, विशेषाधिकार प्रदान किया गया था। तो प्रिविलेजेस ऑफर्ड टू प्राइवेट कंपनीज टू बिल्ड रेलवे नेटवर्क इन इंडिया वो रिलेटेड है आपका ओल्ड गारंटी सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है,
लिटन, लिटन के बाद रिपन, तो ये लिटन है, रेग्रेसिव है, तो उसी के टाइम पे होता है ये सब। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के बारे में हमको स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा ट्रू है। तो जो पहला स्टेटमेंट है, इट empowered district magistrate to get bond signed by publisher not to print anything against the British government। बिल्कुल ठीक बात है, पहला स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा ये, द मजिस्ट्रेट्स एक्शन कुड बी चैलेंज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ये गलत है, इसीलिए तो चैलेंज वैलेंज नहीं कर सकते थे फिर उसको, ठीक है। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो आपका क्या है, गलत है। यहां पर पहला स्टेटमेंट जो है आपका वो ट्रू है। तीसरा जो है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वाज एम्पावर्ड टू सीज द प्रॉपर्टी ऑफ पब्लिशर, बिल्कुल ठीक बात है। 1 और 3 जो है आपका वो सही है, दूसरा गलत है। लास्ट जो स्टेटमेंट है, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड बाय इंडियंस वर आल्सो कवर्ड अंडर दिस एक्ट, तो वर्नाकुलर नाम ही है उसका, तो क्षेत्रीय भाषाओं को दबाने के लिए था ये आपका। तो 1 और 3 जो है आपका वो सही है, बाकी 2 और 4 गलत है, तो 1 और 3 ओनली इसका बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर वीडी सावरकर जी के बारे में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ अभिनव भारत, है ना, बिल्कुल ठीक बात है, जो पहला स्टेटमेंट है आपका। दूसरा ये, ही फॉर्म द हिंदू धर्म संघ रक्षणी सभा, हिंदू धर्म संघ रक्षणी सभा, तो दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका वो भी आपका क्या है, गलत है, क्या है, गलत है आपका। ये जो आपका इसको बनाया गया था, फॉर्म किया गया था चापेकर बंधुओं के द्वारा, हिंदू धर्म संघ रक्षणी सभा चापेकर बंधुओं के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। इसको फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट बैन कर देगी, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा ये, ही रोट द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बिल्कुल सही बात है, सावरकर जी की है। एंड सेलिब्रेटेड गोल्डन जुबली ऑफ रिवोल्ट 1857, प्रोनाउंसिंग इट एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बिल्कुल सही बात है। थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है आपका, सेकंड को एलिमिनेट कर देंगे तो वैसे भी आंसर मिल जाएगा आपको, है ना। पीक वीक एंड स्कॉट पेपर्स वर अदर नेम्स फॉर हिज बुक इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पीक वीक एंड स्कॉट्स पेपर, बिल्कुल ठीक बात है। 1, 3 जो है आपका और 4 जो है आपका स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और इसमें जो व्हाइट मैन कमीशन है, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द व्हाइट मैन कमीशन प्रूव्ड टू बी एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द इनैक्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द कमीशन, है ना, इनकरेक्ट वाले को हमको बताना। पहला ये, इट रिकमेंडेड फॉर एबॉलिशिंग डायरार्की सिस्टम, जो है द्वैत शासन डायरार्की जो था आपका प्रोविंसेस में खत्म करना था यहां से, बिल्कुल ठीक बात है, जो 1909 से आया था, तो 1919 से आया था, किससे, जो आपका मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड है 1919 वाला एक्ट है, ठीक है। तो ये पहला वाला तो आपका सही है। दूसरा ये, इसने प्रभुत्व स्थिति की स्थापना के लिए सिफारिश की, डोमिनियन स्टेटस के लिए, इट रिकमेंडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डोमिनियन स्टेटस, तो दूसरा जो है आपका वो स्टेटमेंट यहां पर क्या है, ये भी ठीक है आपका, जो दूसरा स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया है ये सही है क्या, आप बताइए कि डोमिनियन स्टेटस की बात या 1930 के बाद हम किस चीज की बात कर रहे हैं यहां पर, किस चीज की, यहां पर डोमिनियन स्टेटस की बात नहीं की गई है, इसने किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं गई है, दी है कि भैया डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है और गलत ही पूछा गया था, इसलिए इसका आंसर भी आपका बी हो जाएगा। ये जो आप देखेंगे यहां पर कि नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, इट रिकमेंडेड स्ट्रेंथनिंग द फेडरल सेटअप बाय इनहैंसिंग पावर्स ऑफ गवर्नर जनरल एट सेंटर एंड गवर्नर्स एट प्रोविंसेस, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें भी रेसिड्यूरी जो पावर थी वो गवर्नर जनरल के पास थी, ठीक है ना। इसके बाद इट रिकमेंडेड फॉर एक्सपेंशन ऑफ इलेक्टोरेट्स ऑन कम्युनल बेसिस, ये तो लगातार चलाते रहेंगे ये लास्ट तक, तो गलत पूछा था, इसलिए जो है सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है, ठीक है ना, गलत है आपका। बाकी ए, सी और डी आपका सही है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए, जो व्हाइट मैन कमीशन है, साइमन कमीशन को बोला जाता है, ये आपको पता है, ठीक है ना। एंड एज इट डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूट इवन अ सिंगल इंडियन, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, ठीक है ना। ये 1919 का जो आपका एक्ट था मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड, उसी की समीक्षा के लिए बनाया गया था, और समीक्षा के लिए बनाया गया और भैया उसमें एक भी इंडियन नहीं थे, इसलिए इसको क्या किया जा रहा था, इसको बोला जा रहा था कि भैया ये आपका कैसा है, कैसा है आपका, ये जो है आपका जो भी आयोग बनाया गया है साइमन कमीशन, ये पूरी के तरीके से भ्रष्ट है और भारतीय हितों के क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, विरोधाभासी है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट स्टेप था आपका साइमन, इसके बाद ही फिर 1935 का जो एक्ट है आगे के डेवलपमेंट में देखते हैं हम, और इसमें किसी भी तरीके की बात नहीं की गई थी कि ऑटोनॉमस स्टेटस दिया जाएगा, डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। इसी के बाद तो फिर 1929, 30 है ना, वो सब जो है
वो कंटिन्यूएशन में हम देखते हैं। तो बी इसका आंसर होगा, क्योंकि गलत दिया पूछा था और गलत बताना था हमको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है कौन सा करेक्ट है। पहला ये, पॉवर्टी कैन लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट एज वेल एज अनएम्प्लॉयमेंट कैन लीड टू पॉवर्टी। ठीक है, तो जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये, अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू माइग्रेशन, बिल्कुल ठीक बात है। एज वेल एज माइग्रेशन लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट, तो दोनों के दोनों चीजें बिल्कुल ठीक है ना। वो दोनों जो है एक दूसरे से संदर्भित हैं, आप ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, और इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक सर्वे के संदर्भ में यहां पर स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है, गलत वाले को बताना है। पहला ये, इट इज पब्लिश बाय डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है ना, जो पहला स्टेटमेंट यहां पर दिया गया बिल्कुल गलत है आपका। इकोनॉमिक सर्वे जो है आपका इंडिया का फ्लैगशिप एनुअल डॉक्यूमेंट है, ये किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है ना, जिसके अंतर्गत आपका इकोनॉमिक अफेयर्स होता है, वो इसको रेडी करता है। दूसरा ये, इट इज पब्लिश्ड आफ्टर द बजट इज टेबल्ड इन द पार्लियामेंट, तो दोनों गलत है आपका, ये यूनियन बजट के पहले लाया जाता है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके यहां पर गलत है, गलत ही पूछा गया था, तो बोथ इसका आंसर हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इससे पूछा जा रहा है कि कौन सा मुद्दा जो है आपका पॉवर्टी से रिलेटेड है। पहला ये, लैंडलेसनेस, बिल्कुल है। साइज ऑफ फैमिलीज, इलिटरेसी, और जो आपका माल न्यूट्रिशन, तो चारों के चारों ही आपके रिलेटेड हैं आपके, है ना। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, 1 2 3 4 डी में दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो उत्पादन के कारक हैं उनके संदर्भ में स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा आपका गलत है। गलत वाले को हमको पिक करना है यहां पर। तो पहला जो है, लैंड एंड कैपिटल आर ऑफन स्कैर्स, तो ये गलत है आपका, जो ऑफन स्कार्स लिखा गया है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है ना। और देखिए, लैंड एंड कैपिटल आर ऑफन स्कार्स। दूसरा, कैपिटल एंड लेबर आर ऑफन सरप्लस, लेबर एंड लैंड आर ऑफन सरप्लस। ठीक है ना, तो इसमें हमको क्या करना है, गलत वाले को पिक करना है। ठीक है, आप देखिए, लैंड और कैपिटल जो है ये तो मतलब होता है कि भूमि और पूंजी जो है वो अक्सर जो है आपकी दुर्लभ होती है आपकी, है ना, दुर्लभ होती है। स्कार्सिटी की बात कर रहे हैं, उससे संदर्भित कर रहे हैं। लेकिन लेबर की बात करें तो हमारे यहां जो है लेबर जो है वो सरप्लस में रहता है। तो दूसरा तो आपका सही है, पहला जो है आपका गलत है ना। आपको पता है कि 86% जो हमारे यहाँ किसान है उनके पास लैंड क्या है, उनको सीमांत कृषक के अंतर्गत रखा जाता है ना। तो इसीलिए रखा जाता है कि 2 हेक्टेयर से कम उनके पास जमीन है। तो पहला वाला तो जो है आपका स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है, इसमें हमको करेक्ट वाले को, देखिए यहां पर गलत लिखा गया है, यहां करेक्ट, तो यहां पर हमको करेक्ट स्टेटमेंट को पिक करना है। ठीक है, पहला वाला सही है। दूसरा वाला, कैपिटल एंड लेबर आर ऑफन सरप्लस, तो लेबर जो है वो बिल्कुल ठीक बात है, हमेशा अक्सर जो है सरप्लस देखा जाता है। और फिर लास्ट वन, लेबर एंड लैंड आर ऑफन सरप्लस, है ना। तो लेबर एंड लैंड आर ऑफन सरप्लस, देखिए इसमें ध्यान से देख जाइएगा आप, आपको समझ में आ रहा है यहां पर सीधा सीधा कि जो पहला स्टेटमेंट है वो बस यहां पर ट्रू है और दूसरा और तीसरा आपका गलत है। ओनली फर्स्ट इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए बस, बिल्कुल आपका लॉजिकल क्वेश्चन है वो आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहां पर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेफरेंस टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो पहला जो लिखा गया है, बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर इज एन एग्जांपल ऑफ मार्केट एक्टिविटीज। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, तो जो पहला स्टेटमेंट है आपका वो बिल्कुल ट्रू है। दूसरा, ये नॉन मार्केट एक्टिविटीज आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, बिल्कुल ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। इसका आंसर आपका बोथ हो जाएगा, करेक्ट बताना था, ए में दिया गया है बोथ, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इस पे स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है, बताना है। पहला ये कि अकॉर्डिंग टू सोशल एक्सक्लूजन, poverty must be seen in terms of the poor having to live only in a poor surrounding with other poor people excluded from enjoying social equality of better of people in better surrounding, जो आपका पहला यहां पर स्टेटमेंट लिखा गया है। ठीक है ना, तो ये जो आपका पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है। दूसरा, ये वल्नरेबिलिटी किसको बोलते हैं, वंचना, तो वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज अ मेजर विच डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज or individuals of becoming or remaining poor in the coming years। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है आपके, और इसका आंसर आपका बोथ हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। तो हाई कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर्स लीड्स टू लोअर वेजेस। ठीक है ना, ये बिल्कुल ठीक है, कंपटीशन बढ़ जाएगा तो वेजेस कम हो जाएंगी, तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा ये कि सरप्लस लेबर leads to introduction of farms mechanization,
मैकेनाइजेशन, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो जो आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है, ओनली वन इसका सही हो जाएगा। आप देखेंगे तो जो सरप्लस लेबर है डज नॉट लीड्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन बट मोर मैनुअल लेबरर्स एट चीपर जो आपका चीपर प्राइस होता है उस पे वो फिर वेजेस अपना मतलब वो मान जाते हैं कि हमको कम पैसा दे दो, हम यहां पर काम कर लेंगे, क्योंकि वहां पर उनको भी तो रोजगार चाहिए होता है ना। तो अधिशेष श्रम कभी भी जो है खेतों के मशीनीकरण की शुरुआत नहीं करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये गलत है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, इसका आंसर आपका ए ओनली वन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है भारत में जो आपका साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट, उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि जो 2011 का सेंसस है उसमें एनी पर्सन एज्ड 6 एंड अबव एंड हैज द एबिलिटी टू रीड एंड राइट इज कंसीडर्ड लिटरेट, ठीक है ना, जो पहला स्टेटमेंट लिखा गया है। तो ये गलत है आपका। देखिए इसमें बोला गया है कि एनी पर्सन एज 7 एंड अबव, 7 एंड अबव की बात की, 7 वर्ष और उससे ऊपर के लोग, है ना, जिनकी योग्यता हो, जो पढ़ सके, लिख सके, साइन कर सके, तो उनको माना जाता है कि भैया लिटरेट है वो आपके, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 6 एंड अबव लिखा गया है। दूसरा ये आर्टिकल 21 सब क्लॉज ए of the Constitution of India was amended to provide free and compulsory education as a fundamental rights. 86th amendment है to all in children aged between 6 to 14 years. तो only second statement is right. इसका आंसर आपका B only second हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें गरीबी के संदर्भ में स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा ट्रू है आपका। पहला ये a person is considered poor of his or her income or consumption level falls below a given minimum level necessary to fulfill the basic needs. तो पहला स्टेटमेंट है आपका वो आपका बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, ये जो है आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और दूसरा जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप यूज अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर द पॉवर्टी लाइन, मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ $1.90 पर पर्सन पर डे, है ना। 2011 में ट्रिपल पी पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ओनली जो आपका पहला स्टेटमेंट है वो बस सही है। वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है दोनों डिफरेंट है ना, इसी कारण ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, इसका आंसर आपका ओनली 1A हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात की गई है, बताना है कि कौन सा सही है आपका स्टेटमेंट, ठीक है। तो जो पहला है आपका लिखा गया है रिलेटिव पॉवर्टी, अ कंडीशन वेयर हाउस होल्ड इनकम इज बिलो अ नेसेसरी लेवल टू मेंटेन बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड्स, तो ये बिल्कुल गलत लिखा गया है आपका, ठीक है ना। रिलेटिव पॉवर्टी जो होता है एक सोशल परसेप्शन होता है कि भैया हमारे पास 800 है, अब दूसरे के पास क्या है, ऑडी है, तो हम बोले कि यार हम गरीब हैं, तो वो गरीबी के अंतर्गत नहीं आता, उसको बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी, ठीक है ना। इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत लिखा गया है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है आपका उसके बारे में जो पहला यहां पर जो रिलेटिव पॉवर्टी के सामने लिखा गया वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी आपकी, और एब्सोल्यूट पॉवर्टी में लिखा गया है कि ये सोशल पर्सपेक्टिव है, दैट इज लिविंग स्टैंडर्ड कंपेयर टू द इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन द सराउंडिंग्स। तो दोनों उल्टा लिखा गया है आपका, ध्यान से देख जाइएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी। बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग और सही पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर आपका नन हो जाएगा। और आज के टेस्ट के डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन है आपका फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड, यहां पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा ट्रू है आपका स्टेटमेंट। तो जो पहला स्टेटमेंट है आपका इसमें बोला गया प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली इन लास्ट फ्यू ईयर्स, है ना। तो यूनिफॉर्मली तो नहीं है आपका ये, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा ये बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स नेमली व्हीट एंड राइस प्रोक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द FCI, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है। और जो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2 हो जाएगा, जो आपका सी में दिया गया है इसका आंसर आपका सी होगा। इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।